हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायो सेवर्ट लॉ के बारे में। लेकिन इस लॉ पर बढ़ने से पहले अगर मैं बात करूं तो ठीक इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने बात की थी ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट की, और उस ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला था कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होती है, और वो डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो उस डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी, वो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसमें हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, उसी को फाइंड करने के लिए हम पढ़ रहे हैं बायो सेवर्ट लॉ। तो जो बायो सेवर्ट लॉ है, उस लॉ की हेल्प से हम किसी भी शेप के कंडक्टर के अराउंड डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब हम किसी भी शेप का कंडक्टर ले सकते हैं, और उसका रीजन ये है कि ये जो लॉ है, उस लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम फाइंड करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड होने की बजाय उसके एक छोटे से पार्ट पर डिपेंड करती है। मतलब अगर मैं यहाँ पर मान लूं कि मेरे पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर को अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की कोशिश करूं, तो मैं यहाँ पर कोशिश ये कर रहा हूं कि मेरे पास जो कंडक्टर है उसका मैं एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं, जिसे मैं इनफाइनाइटेसिमल पार्ट बोल रहा हूं। तो इनफाइनाइटेसिमल पार्ट क्या होगा, तो अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का जितना छोटा से छोटा हिस्सा हम सोच सकते हैं वही हमारे लिए हो जाएगा उसका स्मॉल एलिमेंट। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो इस स्मॉल पार्ट को हम नाम दे रहे हैं स्मॉल एलिमेंट। ये हमारे लिए स्मॉल एलिमेंट हो जाएगा। अब होता क्या है कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है, अगर आप जितना छोटा से छोटा साइज इस कंडक्टर का कंसीडर करेंगे तो ये जो स्मॉल एलिमेंट होगा वो हमेशा स्ट्रेट ही रहेगा, भले ही कंडक्टर का शेप कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये हमेशा जो है वो स्ट्रेट ही रहने वाला है, इतना छोटा हम लेकर चलेंगे। तो हमेशा अगर हम बात करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे कंडक्टर का शेप जो है वो क्या होगा। मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूं कि ये जो है हमारा स्मॉल एलिमेंट है, तो स्मॉल एलिमेंट हमेशा स्ट्रेट ही रहेगा। अब होगा क्या कि अगर मैं इस कंडक्टर की बात करूं, इस कंडक्टर में अगर हम करंट को फ्लो कराएं बॉटम से टॉप की ओर, तो इसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तो उसी डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड को मैं एक पॉइंट पर मेजर कर रहा हूं। मैं यहाँ पर ले लेता हूं कि सपोज मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा ये वाला है, और इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं पॉइंट टी। तो ये जो है हमारा स्मॉल एलिमेंट को मैं डीएल मतलब लेंथ के डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूं। तो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके अराउंड जो डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो हम इस स्मॉल एलिमेंट के कारण डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड को देखना है, तो वो इस कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी फील्ड भी बोला जाता है, तो उसी के डिफरेंशियल फॉर्म के इक्वल होगी। मतलब स्मॉल एलिमेंट तो डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट होगा वो भी स्मॉल ही होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये जो मैग्नेटिक फील्ड dt है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, उसे अब हम देखने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करने के बारे में बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड बाय, जो मैग्नेटिक फील्ड हम डेवलप कर रहे हैं उसे हम नाम दे रहे हैं टीडी। वो डेवलप हो रही है हमारे स्मॉल एलिमेंट डीएल के कारण, और वो कितनी होगी किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड डी इज डेवलप्ड बाय स्मॉल एलिमेंट डीएल इज डिपेंड्स ऑन। अब वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो पहला फैक्टर हमारे लिए रहेगा वो होगा इस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट। मतलब करंट का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ही डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लोइंग करंट के। तो मैं यहां पर इसे लिख देता हूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
करंट, तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो करंट का मैग्नीट्यूड अगर हम बढ़ाते हैं तो होता क्या है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर मैं करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इसे कम करूंगा तो वही मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी कम होने लगेगी। मतलब कि जो डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे कंडक्टर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है। अब ऐसे ही अगर मैं सेकंड फैक्टर की बात करूं तो सेकंड फैक्टर ये है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the length of small element। मतलब ये जो स्मॉल एलिमेंट हम इस कंडक्टर का छोटा सा पार्ट लेकर चल रहे हैं, जैसे हमने नाम दिया है डीएल, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान में रखें कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है डीएल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसे वेक्टर क्वांटिटी हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। अब डिफरेंट डिफरेंट लाइन सेगमेंट में होगा क्या, करंट की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो डायरेक्शन कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट टॉप अपवर्ड डायरेक्शन रखेगी, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब होगा क्या कि करंट जो है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिलहाल जैसे हमने चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए एरिया लिया था, उस एरिया को हमने जैसे वेक्टर कंसिडर किया था, ठीक वैसे ही मैं इस कंडक्टर की लेंथ को एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करके चल रहा हूं। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो ये जो हमारा स्मॉल एलिमेंट है, अगर मैं इसकी लेंथ को बढ़ा दूंगा तो होगा क्या, जिसके कारण डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों, इसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मेरी लेंथ बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ चार्ज जो है वो भी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ चार्ज जो है वो करंट पर डिपेंड करता है, और करंट की यही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी लॉजिक से अगर हम बात करें तो ये जो डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करेगी हमारे कंडक्टर की लेंथ पर। तो फिलहाल हम स्मॉल एलिमेंट के लिए इसे सॉल्व कर रहे हैं, और ये लॉ स्मॉल एलिमेंट के लिए ही है। तो इस स्मॉल एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारी डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड जो इसके पॉइंट पर डेवलप्ड हो रही है। अब ऐसे कैसे अगर हम बात करें तो थर्ड फैक्टर क्या रहने वाला है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमारा लाइन एलिमेंट है, इस लाइन एलिमेंट से एक लाइन ज्वाइनिंग के थ्रू मैं इस 3 पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो उस केस में इस लाइन ज्वाइनिंग से और ये जो हमारा पॉइंट पी है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगी स्मॉल आर। और अब ये जो लाइन ज्वाइनिंग है जो हमारा करंट एलिमेंट के साथ एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल है थीटा, इसके साइन एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the sine of angle between। अब ये एंगल जो है हमारी लाइन ज्वाइनिंग और करंट एलिमेंट के बीच में बन रहा है। तो अगर मैं एक बात कहूं यहाँ पर, जैसे मैंने करंट एलिमेंट वर्ड का यूज किया है, एक्चुअली ये है स्मॉल एलिमेंट। अब यही करंट जब इस स्मॉल एलिमेंट से फ्लो होगा तो उस केस में अगर मैं करंट और स्मॉल एलिमेंट का अगर प्रोडक्ट कर देता हूं आइडियल, तो ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसे हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो इस वर्ड का यूज आगे इस चैप्टर में आप देखने वाले हैं। तो हम वापस हमारे इस पॉइंट पर आ जाते हैं। तो क्या होगा कि अगर इस लाइन ज्वाइनिंग और इस करंट एलिमेंट के बीच जो थीटा एंगल है, इसके अगर मैं साइन एंगल लेने की कोशिश करूं, इसके मैं साइन में सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यहाँ पर इसी पॉइंट को लिख रहा हूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग एंड स्मॉल एलिमेंट। तो ये जो डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड डीपी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके बीच जो थीटा एंगल बन रहा है उसके साइन एंगल के।
अब यहीं पर मन में क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये जैसे एंगल मैंने इस तरफ थीटा लिखते हुए सॉल्व किया, क्या मैं इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखकर क्या मैं इस एंगल को भी सॉल्व कर सकता हूँ? तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। ये दोनों एंगल जो है वो आपस में बराबर है। उसका रीजन क्या हो जाता है मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो हमने बात की थी कि जो हमारा लाइन एलिमेंट है, जो हमारा स्मॉल एलिमेंट है वो स्ट्रेट है। स्ट्रेट होने से होगा क्या, फिलहाल अगर मैं यही पिक्चर को थोड़ा जूम कर दूं तो हम कहीं ना कहीं इस तरफ की पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर रहे हैं। अगर आप दूर से देखिए स्ट्रेट होने के कारण ये एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं, अब ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, अब उसे पता करने से पहले अगर आप गौर से देखिए तो ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री का है। अगर मैं यहां से लगाकर यहां तक इस एंगल को सॉल्व करूं तो ये एंगल जो होगा 180 डिग्री मतलब पाई के इक्वल हो जाता है। अब अगर इस पाई में से मैं इस थीटा को माइनस कर दूं तो होगा क्या, मुझे ये जो एंगल है वो मिल जाएगा। तो इस एंगल को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, पाई माइनस थीटा, क्योंकि यहां से यहां तक ये पूरा जो है ये पूरा यहां से यहां तक मैं इसे ब्लू कलर से लिख देता हूं। यहां से यहां तक अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये एंगल पूरा जो होगा वो 180 डिग्री का होगा, लेकिन ये सिर्फ रेड कलर का ये जो इतना एंगल है ये वाला एंगल, ये एंगल जो होगा अगर मैं इस पाई में से थीटा को माइनस कर देता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं पाई माइनस थीटा। अब अगर मैं इस थीटा का साइन एंगल लूं और वहीं इस पाई माइनस थीटा का साइन एंगल लेता हूं तो आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कि जो साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है साइन पाई माइनस थीटा के। मतलब कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर ही है। तो आप ऊपर एंगल लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फिलहाल मैं इसे नीचे की तरफ ले रहा हूं। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है वो नेक्स्ट फैक्टर ये है कि ये जो हमारा बायो-सावर्ट लॉ है ये कूलम्ब्स लॉ की तरह एक इनवर्स स्क्वायर लॉ भी है। अगर हम बात करें तो बायो-सावर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ जो है वो सिमिलर लॉ है कई मामलों में, कि जैसे इनवर्स स्क्वायर रूल को कूलम्ब्स लॉ फॉलो करता है ठीक वैसे ही बायो-सावर्ट लॉ भी फॉलो करता है। मतलब कि अगर ये जो डिस्टेंस में लेकर चल रहा हूं मेरे लाइन एलिमेंट और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच, जिसे हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, तो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लॉ जो है कूलम्ब्स लॉ की तरह ही डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक इनवर्स स्क्वायर लॉ भी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यही बात कर रहे हैं कि जो हमारी जो डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे इस स्मॉल एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब डिस्टेंस को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ होगा क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance from small element to observation point। तो स्मॉल एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम मेजर कर रहे हैं वो पॉइंट P पर कर रहे हैं। मैं इसे यहां पर लिख देता हूं एट पॉइंट P, जिसे मैंने मेंशन नहीं किया था। तो अगर मैं इन चारों इक्वेशन को कंबाइन करने की कोशिश करूं तो कंबाइन करने से होगा क्या, मुझे ये पता चल जाएगा कि जो डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। तो यहां पर अगर मैं इसे कंबाइन करूंगा तो ये कंबाइन कैसे हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है।
अब यहीं से अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने की कोशिश करूं और इस इक्वेशन को इक्वल साइन के साथ बैलेंस करने की कोशिश करूं तो मुझे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलता है जिसे मैं कैपिटल के से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। के जो है अगर हम बात करें हियर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो के जो है वो हमारे लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और जो के होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो ये होता क्या है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर बात करूं तो इस म्यू नॉट बाय 4 पाई को के साथ में के को रिप्लेस कर रहा हूं तो मेरी जो एक्सप्रेशन कुछ ऐसी हो जाएगी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये जो म्यू नॉट है अगर हम बात करें तो म्यू नॉट जो है वो मीडियम की परमिएबिलिटी है और यहाँ पर हम मीडियम एयर लेकर चल रहे हैं, स्पेस लेकर चल रहे हैं, वैक्यूम लेकर चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि जो म्यू नॉट है वो फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी है। अब परमिएबिलिटी होता क्या है, तो जैसे परमिटिविटी थी चैप्टर 1 में, वैसे ही अगर हम परमिएबिलिटी के बारे में बात करें तो मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को जितना अलाउंस प्रोवाइड करती है वही परमिएबिलिटी हो जाती है। मतलब परमिएबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें हो क्या रहा है कि किसी मीडियम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका अमाउंट का मेजरमेंट मेरे लिए परमिएबिलिटी हो जाता है। तो म्यू नॉट जो है इस मीडियम की परमिएबिलिटी है, म्यू नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये अलाउंस प्रोवाइड कर रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड को। अब ये म्यू नॉट की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये जो म्यू नॉट है उसकी वैल्यू हो जाती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अब यूनिट की अगर हम बात करें तो इसके पहले हम यूनिट बनाने की कोशिश करें तो इसकी यूनिट जो है इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर इसकी यूनिट बनाने की कोशिश करूं तो फिलहाल मैं यहाँ साइड में रफली इसकी यूनिट बना रहा हूं। तो मैं म्यू नॉट को एक तरफ रखते हुए बाकी जितनी भी क्वांटिटीज है उन्हें अगर इक्वल के उधर ले जाऊं तो होगा क्या कि जो म्यू नॉट है उसकी यूनिट क्या बन जाएगी। देखिए डीबी जो है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है जिसे हम टेस्ला से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये डिस्टेंस का स्क्वायर है मतलब मीटर स्क्वायर इक्वल के उधर जा चुका है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। आई करंट जिसे हम बोलते हैं एम्पियर, ये कहीं डिवाइड में आ जाएगा इक्वल की तरफ। डीएल जो है वो हमारी लेंथ है जो कि मीटर में है और अगर मैं इक्वल के इधर ले जाता हूं तो ये डीबी के डिवाइड में चली जाएगी तो ये मीटर डिवाइड में आ गया। साइन थीटा एक डायमेंशनलेस नंबर है या कांस्टेंट है। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मीटर से मीटर जो है वो कैंसिल हो रहा है और बाकी चीजों को देखूं तो टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर या मैं इसको ऐसा लिख दूं टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये जो है हमारी यूनिट हो जाती है परमिएबिलिटी की। तो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स जो है इस म्यू नॉट का मान है और जब पाई की वैल्यू रखकर इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है वो हो जाती है 1.26 into 10 to the power -6 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो ये था हमारा म्यू नॉट। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो जो हमारा एक्सप्रेशन थी जिसे हम फाइंड कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो एक्सप्रेशन ये हो जाएगी। तो ये हमारी डेरिवेशन की फाइनल एक्सप्रेशन है। तो dt जो है वो इक्वल होगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के। तो यहीं पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसका अपना एक वेक्टर फॉर्म भी है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वेक्टर फॉर्म को भी देखने वाले हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।